Structure of free radicals. In this video we are going to cover what are the structures of free radicals. हमने पढ़ा था कि कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और कार्बोएनाइन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और कार्बोकेटाइन जो है वो आपका ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री शो करता है, वेयरएस कार्बोएनाइन पिरामिडल शेप शो करता है। तो यही शेप जो है इनके फ्री रेडिकल्स शो करेंगे। जैसे अगर कार्बोकेटाइन का फ्री रेडिकल बना तो वो प्लेनर शेप शो करेगा, और अगर कार्बोएनाइन का फ्री रेडिकल बनता है तो वो क्या शो करेगा, पिरामिडल शेप शो करेगा। ठीक है, तो जैसे कि पहला ये आपके पास ये रहा, ये आपके पास एक फ्री रेडिकल जिसकी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो ये कौन सी शेप शो कर रहा है, प्लेनर शेप शो कर रहा है। एंड सेकेंड वाले केस में ये पिरामिडल शेप शो कर रहा है विद द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp3 कार्बन। ठीक है, सो दिस इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल्स। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है स्ट्रक्चर में, बस आप इतना ध्यान रखिए कि कार्बोकेटाइन का क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ज्योमेट्री, एंड कार्बोकेटाइन का क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, ना फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स किन किन प्रोसेस से बनते हैं। सबसे पहले थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस आपका वो प्रोसेस है जब कंपाउंड के ऊपर लाइट, सनलाइट या फिर कोई हीट जो है वो हम इन उसकी प्रेजेंस में, इन सब चीज़ की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। सो द मॉलिक्यूल्स इन द गैस फेज क्लीव्स होमोलिटिकली एट अ हाई टेम्परेचर लाइक डाइअज़ो कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अगर वो गैस फेज में होते हैं तो वो होमोलिटिकली क्लीव करते हैं अगर उन पर हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में रखते हैं तो, लाइक द सेम कंपाउंड, ये डाइअज़ो कंपाउंड है, इसको हमने जब हीट दी, ठीक है, हीट प्रोवाइड करी तो 2R, ये एल्काइल ग्रुप होते हैं। R जो होते हैं वो क्या शो करते हैं, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप मतलब कि CH3, C2H4, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। तो ये 2 ऑफ R का रेडिकल बना दिया है, और नाइट्रोजन मतलब N2 जो है विद ट्रिपल बॉन्ड वो अलग हो चुका है। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस, ये तो थर्मोलाइसिस था। सेकेंड प्रोसेस आता है प्रोटोलाइसिस। प्रोटोलाइसिस में क्या होता है, मॉलिक्यूल गेट क्लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट like cleavage of chlorine molecule. So thermolysis is in the presence of heat and protolysis is in the presence of light. So these both are different. ठीक है, वहाँ पर नेचुरल लाइट नहीं आ रही, वहाँ पर हीट प्रोवाइड हो रही है आपको। ठीक है, और यहाँ पे आपको लाइट प्रोवाइड हो रही है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टू, लाइट और हीट में बहुत अंतर है। ठीक है ना, तो हीट क्या करता है, आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ऑल तो लाइट भी करता है, बट यहाँ लाइट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका क्लोरीन को आपका एग्जाम्पल बताया है कि क्लोरीन जो है वो जब मिल जाता है और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट जब हम उसको रिएक्ट करते हैं तो हमारे ट्वाइस ऑफ क्लोरीन रेडिकल मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोज मत करना मतलब क्या हुआ, चीज़ों को तोड़ना। तो एक चीज़ को दो चीज़ों में तोड़ना, उसे कहेंगे डिकम्पोजिशन करना। ठीक है, या फिर कह सकते हैं दो नहीं तो बहुत सारी चीज़ों में तोड़ना, उसे कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लाइक हमारे पास पहला एक एग्जांपल ये है। ठीक है, यहाँ पर एक में ये फिनॉल ग्रुप है, फिनॉल के बाद और 2 ऑक्सीजन अटैच्ड है। अब इसमें जो फ्री रेडिकल बनेगा वो फिनॉल का बन जाएगा, बाकी चीज़ें बिल्कुल ही अलग हो जाएंगी, मतलब डिकम्पोज हो जाएंगी। तो ये फिनॉल और जो ग्रुप है दूसरा वाला, वो दोनों ही क्या हो गए आपके, अलग हो गए, मतलब कि डिकम्पोज हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स में क्या होता है, 3 डिग्री आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। 3 डिग्री मीन्स टर्शरी, 2 डिग्री मीन्स सेकेंडरी, 1 डिग्री मीन्स आपका प्राइमरी। ओके, तो 3 डिग्री क्या होता है आपका, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। दिस केस इज सिमिलर टू कार्बोकेटाइन से क्या होता है, सिमिलर है ये। कार्बोकेटाइन में भी सेम ऐसा ही केस होता था, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, एंड यहाँ पर भी सेम वही केस है। Then, according to hyperconjugation, larger the number of alkyl group attached to the carbon carrying the unpaired electron, higher would be the stability of a radical. जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स लगेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर भी ये सेम केस जो है कार्बोकेटाइन से ही सिमिलर है। कार्बोकेटाइन में भी हमने पढ़ा था जो स्टेबिलिटी है वो किससे इंक्रीज होती है, एल्काइल ग्रुप के जुड़ने से इंक्रीज हो जाती है। सेम केस यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है ना,
एक यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि कार्बन वो मिथाइल ग्रुप या इथाइल ग्रुप जो भी है एल्काइल ग्रुप लगने से स्टेबिलिटी का ऑर्डर बढ़ेगा। इसे ध्यान में रखिएगा, रेडिकल का भी यही केस होता है स्टेबिलिटी का। आगे बढ़ते हैं हम। डिफरेंस इन द स्टेबिलिटीज ऑफ टर्शरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज स्मॉल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द कार्बोकेटाइन। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन दैम? स्टेबिलिटी की सिमिलैरिटी हो गई, आपके हाइपरकॉन्जुगेशन की सिमिलैरिटी हो गई कार्बोकेटाइन से। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? द डिफरेंस इज़ कि जो स्टेबिलिटी है ना वो बहुत कम वेरी करती है, बट कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा वेरी करती है। ये बेसिक डिफरेंस है। दिस ऑर्डर इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और ये किसकी वजह से है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वजह से है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? आपकी एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि होमोलिटिक क्लीवेज कराने के लिए आपको देनी पड़ती है। अगर आप इस एनर्जी को दोगे तभी जाके आपका मॉलिक्यूल क्लीव होगा और वेरियस मॉलिक्यूल्स बनाएगा। ठीक है, सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मे बी डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द होमोलिटिक क्लीवेज homolytic cleavage of the covalent bond in a particular molecule to form two radicals। एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पे जब आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो, ठीक है, फॉर टू रेडिकल्स, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ जो आपकी एनर्जी है जो ज़रूरत पड़ती है बॉन्ड को रप्चर करने में, तो वो होती है आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सो द मोर स्टेबल इज़ द रेडिकल्स। ज़्यादा स्टेबल क्या बन जाते हैं? रेडिकल्स बन जाते हैं। Now allyl and the benzyl radical shows stability due to the delocalization of unpaired electrons। ठीक है, एलाइल जो और बेंजाइल जो होते हैं वो क्या शो करते हैं? डीलोकलाइजेशन शो करते हैं। और जहाँ पर डीलोकलाइजेशन होगा वहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी तो वैसे भी होगी। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स। अब हम पढ़ेंगे क्या क्या रिएक्शंस फ्री रेडिकल्स के हैं। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक, तो इसको पढ़ते हैं हम। कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं? पहला, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज सिमिलर टू डिकम्पोजिशन। सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है, मतलब तोड़ना। तो फोटोक्लोरीन क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ इट। फोटोक्लोरीन क्लोरीनेशन क्या होता है? जब हम उसका मिथाइल, ठीक है, मिथाइल और मीथेन मीन्स और क्लोरीन का रिएक्शन जब हम कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो हमें वेरियस प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और वो प्रोडक्ट्स तब तक बनते रहेंगे जब तक क्लोरीन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता। तो यहाँ पर मैकेनिज्म शो करी गई है। पहला मैकेनिज्म क्या है? इनिशिएशन मीन्स शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत होगी क्लोरीन के टूटने से। तो यहाँ क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, क्लोरीन के मॉलिक्यूल पे जब लाइट प्रोवाइड होगी, अभी हमने पीछे पढ़ा था ये कौन सा प्रोसेस होता है? दिस इज प्रोटोलाइसिस। तो लाइट जब प्रोवाइड होगी, H न्यू मीन्स प्रोटोलाइसिस, तो इसके दो रेडिकल बन जाएंगे। दिस इज दो क्लोरीन रेडिकल। देन सेकंड स्टेप विल बी प्रोपोगेशन मीन्स इनिशिएशन के बाद वाला स्टेप। प्रोपोगेशन में क्या होगा? अब ये जो फ्री रेडिकल बना, एक फ्री रेडिकल इसके मीथेन के साथ एक्ट करेगा। तो CH4, ठीक है, मीथेन इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? HCl। एक ये H और इसका एक Cl ले लिया और बन गया HCl, और साथ में CH3 का रेडिकल बना दिया। मतलब खुद से तो रेडिकल हटा दिया, बल्कि CH3 के पास रेडिकल आ गया। अब इन रिवेंज क्या करेगा? देखिए, CH3 के पास रेडिकल आ गया, पहले क्लोरीन के पास था। अब CH3 ने कहा कि तुमने मेरे को रेडिकल दे दिया, मैं तुमसे रिएक्ट करूँगा। देन CH3 जो है वो फिर दोबारा से क्लोरीन मॉलिक्यूल पर रिएक्ट करा। अब जो क्लोरीन मॉलिक्यूल पर रिएक्ट किया तब क्लोरीन पर रेडिकल तो नहीं आया, पर इन्होंने आपस में एक कंपाउंड बना लिया, दैट इज़ CH3Cl। ये फर्स्ट कंपाउंड बना। अब ये प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक यहाँ पर जो है इधर जो है क्लोरीन की मात्रा पूरी फुल नहीं हो जाए। अब पूरी फुल कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर 4 क्लोरीन्स आने चाहिए टोटल, तब जाके स्टेप जो है वो रुकेगा। नहीं तो फिर आप हीट प्रोवाइड अगर बंद कर दोगे तो आपको बीच वाले मिडिल स्टेप्स भी मिल जाएंगे आराम से, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन गया। देन टर्मिनेशन में क्या हुआ? टर्मिनेशन स्टेप में ये हुआ कि ये जो मिथाइल ग्रुप था, रेडिकल था मिथाइल ग्रुप का, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो भी क्या बन सकते हैं? ये बन सकता है। अगर ये रेडिकल क्लोरीन रेडिकल के साथ ही रिएक्ट करे तो ये भी बन सकता है, और क्लोरीन रेडिकल अपने एक नॉर्मल क्लोरीन एटम के साथ रिएक्ट करे तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल भी बन सकता है। तो दीज आर द टर्मिनेशन स्टेप्स। आपको ये मैकेनिज्म ध्यान में रखनी होगी। इट इज़ वेरी कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म, ठीक है। इट्स नॉट वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। आप इसको 2-3 बार लिखिए और समझिए तो आपको अच्छे से हो जाएगा।
ओके, तो इसको समझिएगा। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि पहले क्लोरीन का डिसोसिएशन या कह सकते हैं आप क्लीवेज होगा, देन ये क्लोरीन का एक एटम CH4 के साथ रिएक्ट करेगा, देन फर्दर CH3 का रेडिकल बनाएगा, वो CH3 रेडिकल क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, एंड देन इन द टर्मिनेशन स्टेप क्या होगा, हम वो पॉसिबिलिटीज़ दिखाते हैं कि क्या अगर होता कि अगर ये चीज़ इस पर रिएक्ट करती है तो क्या होता अगर मिथाइल का रेडिकल अपने दूसरे मिथाइल रेडिकल से रिएक्ट करता तो पहला प्रोडक्ट बनता। क्या होता अगर मिथाइल का रेडिकल क्लोरीन के रेडिकल से रिएक्ट करता तो ये वाला प्रोडक्ट्स बनते। क्या होता अगर क्लोरीन का रेडिकल अपने दूसरे क्लोरीन एटम से रिएक्ट करता तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनता। ठीक है, ओके। अब आपको ये प्रोडक्ट्स कैसे बने ये तो समझ में आ गया होगा। यहाँ का रेडिकल और एक रेडिकल मिलके एक बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक रेडिकल मिलके ये भी बॉन्ड बना दिया, पर यहाँ पर CH3 था, Cl था, यहाँ बॉन्ड बन गया, प्लस CH3 रेडिकल अलग से एक और हो गया ना, क्लोरीन का आपस में बॉन्ड तो बन ही गया। सो दिस इज अबाउट प्रोटोलाइसिस और वी कैन से द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Now for bromination to make the reaction faster, reagents act किए जाते हैं, that is N-bromosuccinamide, that is NBS। ये जो है रिएक्ट कराए जाते हैं या फिर दिए जाते हैं ताकि रिएक्शन जो है वो ज़्यादा फास्टर बन सके। जैसे कि इस वाले रिएक्शन में अगर हम NBS प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, कैटलिस्ट का तो काम ही होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको या तो स्लो या तो फास्ट करना। आपको ये कैटलिस्ट के नेम अच्छे से याद रखने होंगे। नेक्स्ट हम सेकेंड रिएक्शन पे आते हैं, वो है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होती है, दो मॉलिक्यूल्स का आपस में एडिशन करना और एक नया कंपाउंड बनाना या 2-3 और बनाने। एडिशन ऑफ हेलोजन टू दी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कैन प्रोसीड थ्रू दी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन दी वेपर फेज और इन दी नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक दी CCl4 अंडर द कैटालिटिक इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट। तो यहाँ पर ब्रोमीन का रेडिकल जब किस पे रिएक्ट कर रहा है, CH कार्बन के डबल बॉन्ड पे जब रिएक्ट करेगा तब क्या करेगा, वो डबल बॉन्ड पे रिएक्ट कर रहा है ना, तो उसका बॉन्ड टूटेगा तो एक बॉन्ड जो है वो टूट के इस ब्रोमीन के साथ अटैच हो जाएगा। बट येट यहाँ पर एक बॉन्ड बचा और वो एक बॉन्ड एक रेडिकल की तरह शो हुआ जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, एक बॉन्ड ने क्या बना दिया, ब्रोमीन बना दिया, एक बॉन्ड जो है वो रेडिकल की फॉर्म में आ गया। अब ये रेडिकल की फॉर्म में क्रिएट हो गया। नेक्स्ट जो आपका क्या आता है कि जब आपका ब्रोमीन रेडिकल हटा दिया तो दोबारा से वही चीज़ बन जाएगी। ठीक है, और जब ब्रोमीन हटा दिया तो भी दोबारा से वही चीज़ बन जाएगी। ये आपको बताया गया कि ब्रोमीन जब रिएक्ट करेगा एक डबल बॉन्ड से तो किस तरीके से करता है, होमोलिटिकली अटैच होता है कि हाइड्रोलिटिकली अटैच होता है। अगर यहाँ पे ब्रोमीन का ये होता जो कि हम देख रहे हैं रेडिकल है तो वो सिर्फ एक ही तरफ अटैच हुआ। इफ़ इन केस यहाँ पर अगर ब्रोमीन का मॉलिक्यूल होता मतलब Br2 होता तो क्या होता, यहाँ पर ब्रोमीन और यहाँ पर भी ब्रोमीन अटैच होते हैं, मतलब कि दो तरफ ब्रोमीन अटैच होते हैं, वो भी होमोलिटिकली मीन्स द सेम साइड। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग फर्दर, दिस इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होता है, अपने आप को कुछ इस तरीके से रीअरेंज करना, जैसे हमने कार्बोकेटाइन और कार्बोएनाइन में पढ़ा था कि जो चार्ज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव वो अपने आप को इस तरीके से रीअरेंज कर लेता है ताकि वो मोर स्टेबल पोजीशन पे आ जाए। इट्स जस्ट लाइक रेजोनेंस भी कुछ ऐसा ही करता है, वो डीलोकलाइजेशन करता है चार्ज का। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल हो सके। और ये रीअरेंजमेंट करता है क्यों? क्योंकि ये भी ज़्यादा स्टेबल होना चाहता है। Though alkyl radical shows same order of stability in terms of structure as a carbocation, radical nearly always involves the migration of aryl group like the migration of phenol group। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये कंपाउंड, इसका एक रेडिकल ये रहा। अब ज़रा ध्यान से देखिए, इसका रेडिकल क्या है, इधर बन रहा है और इस रेडिकल की क्या पोजीशन है, 1 डिग्री है ना। रेडिकल की क्या पोजीशन है, 1 डिग्री। अब अगर ये रेडिकल कुछ इस तरीके से इधर आ जाए तो क्या ये 3 डिग्री नहीं बन जाएगा, क्योंकि इधर 3 ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री। एंड मैंने पहले बताया कि 1 डिग्री से 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इस केस में ये क्या करेगा, रीअरेंजमेंट करेगा तो वो इधर क्या आ जाएगा, रेडिकल क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, और यहाँ पर टर्शरी में आ जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इन दोनों के केस में अगर हम देखें तो कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल है, तो सेकंड वाला जो होगा वो आपका ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि वो टर्शरी प्लेस पे है। सो दिस इज़ ऑल इन टुडेज़ वीडियो एंड एज वेल एज इन दिस यूनिट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।